महामनगा बीच में घूमते रहती है। महामनगा है ना, हाँ महामनगा ना। देखिए आपको कहां तक बता दिए थे हम, हाँ परमाणु शक्ति गृह, परमाणु शक्ति गृह बता दिए थे। अब आगे उसके बताना। हाँ बंदरगाह बताना है। देखिए भारत में ना 250 से ज्यादा छोटे बंदरगाह, बट छोटे बंदरगाह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वहां से इंटरनेशनल व्यापार बहुत कम होता है। ठीक है, बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? केंद्र सरकार के अधीन। तो बड़े बंदरगाहों को हम लोग देखते हैं। बंदरगाह जहां पानी वाला जहाज आके डॉक करता है उसे क्या कहेंगे? बंदरगाह का। डॉक मतलब होता है जहां खड़ा हो जाता है जहाज आके, और लैंड करना मतलब जहाज जब आके लैंड करती है। तो एक लैंड हो गया और एक डॉक हो गया। क्या हो जाएगा? डॉक हो गया। जहाज लैंड करता है, पानी वाली जहाज डॉक करती है। तो हम लोग देखते हैं बंदरगाह के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे इस एरिया के व्यापार को देखने के लिए यहाँ कराची बंदरगाह था, लेकिन विभाजन के कारण कराची बंदरगाह क्या हो गया? पाकिस्तान में चला गया। तो इस एरिया में एक बंदरगाह की जरूरत थी, तो कांडला में बनाया गया कांडला बंदरगाह। कांडला में कौन बंदरगाह बना? इसका नाम बदल के हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अभी सर्वाधिक व्यापार होता है कांडला बंदरगाह से। किससे होता है? कांडला बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार कांडला बंदरगाह से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कांडला बंदरगाह यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पानी जब ज्वार भाटा आता है तो कुछ हाई लेवल का हो जाता है, फिर लो लेवल हो जाता है। यहाँ पे क्या किया गया है? इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए इसके पीछे एक फ्री ट्रेड जोन बना दिया गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र में अगर आप यहाँ कारखाना लगाते हैं और केवल इस उद्देश्य से कि आप क्या कीजिएगा? निर्यात कीजिएगा, तो आपको टैक्स में छूट दी जाती है। तो जब केवल निर्यात के लिए टैक्स में छूट देता है, ऐसे क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। ये उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए होता है। एक समय था जब ये बंदरगाह बनाया गया था तो ऐसा लगता था कि इस बंदरगाह से व्यापार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज भारत में बड़े बंदरगाहों में सबसे ज्यादा व्यापार जो होता है वो कांडला बंदरगाह से। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह? ज्वारीय बंदरगाह, ज्वार भाटा से पानी के लेवल के हिसाब से। अब यहाँ गुजरात में तो ये हो गया। गुजरात में और भी बंदरगाह हैं बट वो छोटे हैं। मुंबई में 2 बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह और नवासिवा। मुंबई बंदरगाह और नवासिवा। मुंबई बंदरगाह बड़ा है जबकि नवासिवा बंदरगाह आधुनिक है। मुंबई बंदरगाह बड़ा है और नवासिवा आधुनिक है। नवासिवा बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोनों बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। दोनों के दोनों कहाँ है? मुंबई में है, स्थित है। दोनों के बंदरगाह मुंबई में है, लेकिन ज्यादा आधुनिक व्यवस्था किस पे है? नवासिवा पे। इधर वाला बंदरगाह बताइए, तो ये तो मुंबई हो गया। ये क्या है? मुंबई। और ये वाला बंदरगाह मुंबई। कौन है? मुंबई। और ये बंदरगाह नवासिवा। तो जहाजों को तो दोनों जगह आने में कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ भी आ सकते, बट ये वाला थोड़ा आधुनिक ढंग से बनाया गया है यहाँ पे। समझ में आ गया? इसी का नाम JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT। यहाँ रेल लाइन भी बनाई गई है। भारत के अलग अलग कोने से रेल लाइन आके यहाँ से बंदरगाह से निर्यात हो जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया? बड़े जो भी सामान आते जाते हैं बंदरगाह से। अब जैसे दुबई जाने में यहाँ से 9 दिन का सामान लगेगा। एक जहाज को ले जाएंगे दुबई 9 दिन लगाएगा, पानी वाली जहाज। हवाई जहाज मुंबई से दुबई 5 घंटा और 9 दिन लगा देता है। कितना दिन लगा देगा? 9 दिन लगा देता है। आगे बढ़े तो बताइए, बंदरगाह समझ में आ गया? तो ये मुंबई हो गया, ये नवासिवा। गोवा में है मुर्मुगांव बंदरगाह। गोवा में मुर्मुगांव बंदरगाह ये पर्यटन के लिए है और एस्चुरी द्वारा निर्मित है। एस्चुरी नदियों द्वारा निकाला गया कचरा जब समुद्र में गिरा दिया जाता है तो उसे एस्चुरी कहते हैं, और किनारे पे जमा कर दिया तो डेल्टा कहते हैं। तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? एस्चुरी द्वारा। किसके द्वारा? एस्चुरी द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? एस्चुरी द्वारा बनाया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसके द्वारा बनाया गया है? एस्चुरी द्वारा बनाया गया है। किसी को कोई दिक्कत? किसके द्वारा बनाया गया? एस्चुरी। यहाँ पर्यटन ज्यादा होता है गोवा में, तो बताइए कौन सा बंदरगाह एस्चुरी पे? मुर्मुगांव बंदरगाह। कौन सा है? मुर्मुगांव। सबसे आधुनिक नवासिवा। सबसे बड़ा मुंबई।
सर्वाधिक व्यापार, मुक्त व्यापार, पर्यटन के लिए गोवा, मुर्मुगांव पर्यटन के लिए, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक, मंगलौर बंदरगाह मंगलौर कर्नाटक, कांडला गुजरात, और मुंबई और नवासीवा, और मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक। देखिए मंगलौर बंदरगाह से कर्नाटक के पास यहाँ कुद्रेमुख है, लोहा अयस्क निकलता है, कुद्रेमुख के लौह अयस्क को किस बंदरगाह पर लाया जाता है? मंगलौर। और यहां से ज्यादातर ये ईरान को निर्यात कर दिया जाता है। कहां निर्यात कर दिया? ईरान। तो कुद्रेमुख के लौह अयस्क को मंगलौर बंदरगाह से कहां भेजा जाता है? ईरान। कहां भेजा जाता है? ईरान भेज दिया जाता है। समझ में गया? कोची बंदरगाह कहां है? केरल। अरब सागर की रानी किसे कहेंगे? कोची। सबसे सुरक्षित बंदरगाह कोची। अरब सागर की रानी कोची। सबसे गहरा है विशाखापट्टनम। पूरब में सबसे सुरक्षित है, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित ओवरऑल में देखेंगे तो कोची। आगे बढ़े, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। 6 बंदरगाह इधर हो गए, इधर 6 हो गए, इस साइड में भी 6 तो बंदरगाह है। और एक अंडमान निकोबार में है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। ये बंदरगाह याद रहेगा। अरब सागर की रानी, कुद्रेमुख के लौह अयस्क, हाँ कुद्रेमुख के लौह अयस्क, गोवा में मुर्मुगांव बंदरगाह, हाँ कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला गुजरात। अब देखिए यहां पर ना कोची में, तमिलनाडु में 3 गो है। सबसे नीचे है तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। यहां देखेंगे सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, सबसे पुराना। और इसके बगल में एन्नौर, ये प्राइवेट द्वारा बनाया गया है एन्नौर बंदरगाह, जिसे निगम कहेंगे। कारपोरेट या निगम या प्राइवेट बंदरगाह है। प्राइवेट कहिए, निगम कहिए, हालांकि निगम शब्द यूज करता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां मिल जाती हैं तो उसे निगम कहते हैं। प्राइवेट में तो कोनो छोट मोट हो जाएगा। यहाँ पे कोनो लकड़ी के 4 को जहाज ले आके चौकी बांध के वो बंदरगाह बना देगा। जैसे यहाँ गांधी घाट पे कैसे NIT घाट पे तो बंदरगाह है कोनो, तो खाली हिलाने के लिए पर से ऊपर। हाँ, और तैरना उड़ना जब नहीं जानते हो तो ज्यादा इधर उधर नहीं जाया करो, कई बार पलट जाता है नाव वगैरह। हाँ, अरे हम ना एक बार क्लास 8 में पढ़ते थे, तो गंडक नदी बहुत विशाल नदी है जी, गंडक नदी। तो वहां नाव, सब दोस्त गया थे से घूमने, तो कह चलो चलो नाव पे चले, नाव पे। तो 2-4 थे से उनको तैरना आता था, हमरा बुझान नहीं। और नाव घूमने वाली नाव नहीं थी, वो नाव थी मछली मारने वाली पतली नाव। वो बहुत पतली होती है। और वहां चल गए हम लोग। यहाँ पे बीचवा में जाने के बाद उसका एगो पटरा घसक गया, सांसें अटक गया हम लोग का। तो एगो पीपा पुल होता है, पीपा पुल, ड्रम वरम को बनाया जाता है वहां पे। तो उस पास में पीपा पुल के पसवे था, तो वहां लग गए, ठेक लगा दिया। पीपा पुल की हाइट ज्यादा नहीं होती है, तो 3-4 आदमी मिल के इसे घींच लेता है यहाँ पे। मतलब फिर भी उसके बाद जिसका नाव था वो लेके चल गया, क्योंकि वो ना नाव मछली मारने वाली 2 ही लोग के लिए, मतलब उसी हिसाब से पतली बनाई जाती है उसको। पता नहीं डेनी नाव की क्या बोलते हैं, डेंगी बोलते हैं। हाँ, अरे बिना मतलब उस पर बैठना नहीं चाहिए। मछली उछली के नॉर्मल की चीज के लिए होता है, यहाँ पे पतला होता है। यहाँ पे एक हो गया आदमी बीच में नहीं गया, शुरुआते अपना लक्षण दिखा दिया, तो कांड हो गया रहता है यहाँ पे। और जिसको तैरने आता तो कहते कोई दिक्कत ना हो, पलटो तो क्या हो तुम। तैरना आना चाहिए सबको। देखिए ये कौन हो गया? तूतीकोरिन, ये चेन्नई। अब ये एन्नौर। प्राइवेट बंदरगाह सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह। सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। अब यहां देखते हैं विशाखापट्टनम, सबसे गहरा
सबसे गहरा, यहाँ बंदरगाह भी है और जहाज मरम्मत की व्यवस्था भी है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, बंदरगाह भी है और जहाज मरम्मत की व्यवस्था भी है। बंदरगाह और जहाज मरम्मत की व्यवस्था दोनों है यहाँ पे, समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे जहाज मरम्मत की व्यवस्था भी है और विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा, सबसे आधुनिक नावासी, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे गहरा। इस बंदरगाह के थोड़ी दूरी पर समुद्र में एक पहाड़ है, डॉल्फिन नोज, नाम क्या है उसका? डॉल्फिन नोज। उस पहाड़ के कारण अगर कोई सुनामी वगैरह आता है तो पहाड़ से ही टकरा जाता है और ये सुरक्षित रहता है। यहां पर है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप, चावल निर्यात वाला पारादीप, चावल निर्यात वाला बंदरगाह पारादीप बंदरगाह, चावल निर्यात वाला बंदरगाह पारादीप बंदरगाह, चावल निर्यात वाला पारादीप बंदरगाह, चावल निर्यात वाला। नदी पर स्थित कलकत्ता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह किस पे है? नदी पर। किस नदी पर? हुगली नदी पर। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर। नदी पत्तन, मतलब पत्तन माने बंदरगाह नदी पर। अब यहाँ पे ना गंगा नदी जा रही है, ये गंगा नदी हो गई, इसकी एक शाखा है हुगली नदी। अभी हुगली नदी उतनी गहरी नहीं है, गहरी ना होने का मेन रीजन है कि उसके अंदर में कचरा जम जाता है, बालू वगैरह। तो यहाँ पे बना दिया गया फरक्का बैराज। अब फरक्का बैराज में बंद कर दिया जाता है, पानी जमा हो जाता है तो उसको इस साइड वाला फाटक खोल देते हैं तो सारा कचरा बहवा देता है। कहाँ पे? समुद्र में। अब नदी और क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है। नदी क्या हो जाता है? गहरा। इसी पे तो है हावड़ा ब्रिज, राजेंद्र सेतु, अरे रविंद्रनाथ, राजेंद्र नहीं, रविंद्र सेतु। तो नदी पर स्थित, हाँ, नदी पर स्थित कोलकाता बंद, नदी पर स्थित सबसे गहरा, सबसे कम गहरा, सबसे गहरा, सबसे कम गहरा, सबसे आधुनिक, सबसे पुराना, सबसे गहरा, अरब सागर की रानी, डॉल्फिन नोज पहाड़ी, जहाजों की मरम्मत, मुक्त व्यापार क्षेत्र, चावल निर्यात के लिए पारादीप, चावल निर्यात के लिए पर। अरे गधो, यहाँ पे कटक है ना, कटक है कि नहीं? चावल अनुसंधान के लिए कटक, पर्यटन के लिए मुर्मुगांव, पर्यटन मुर्मुगांव, पर्यटन पर्यटन सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। याद हो गया? एक तो ये हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी। तो ये तो भाई बड़े बंदरगाह किसके अंडर में आते हैं? बड़े बंदरगाह किसके अंडर में आएंगे? केंद्र सरकार के अंडर में। समुद्री तट रेखा तो पढ़ा दिए थे, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, ये सब तट पढ़ा दिए थे ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया आपका कौन सा? एक तो कांडला हो गया, मुंबई और हाँ नवा, समझ में आ गया? मुर्मुगांव, इतना तो हो गया ना, सबका हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे छोटे बंदरगाह हैं जो राज्य सरकार के अधीन है या फिर प्राइवेट। छोटे बंदरगाह, ये तो बड़े बंदरगाह हो गया, छोटे बंदरगाह की संख्या 250 से ज्यादा है। तो अब हम छोटे बंदरगाहों को देख ले। कुछ छोटे बंदरगाह ऐसे हैं जो बड़े बंदरगाह से भी ज्यादा पावरफुल है, जैसे गुजरात का मुंद्रा और पिपाओ, मुंद्रा और पिपाओ। मुंद्रा बंदरगाह अडानी का है, मुंद्रा बंदरगाह अभी सबसे ज्यादा व्यापार किया है। मुंद्रा बंदरगाह छोटे बंदरगाह की श्रेणी में है लेकिन सबसे आधुनिक है मुंद्रा बंदरगाह।
प्राइवेट कंपनियां बहुत सहूलियत का ध्यान रखती हैं सब वहां पर। अब सरकारी में है कोनो जहाज आके लगल है, लगा के छोड़ दिया 2 दिन तक फालतू लगल है, 2 दिन जहाजिया को लगैले छोड़ देता है सब, उसमें सामान निकाल दे। ये मुंद्रा बंदर का प्राइवेट है, अरे लगाओ लगाओ, जैसे लगी धड़ाधड़ उतारना चालू, तुरंत तुरंत काम करता है। तो कोई भी आप ही बताइए ना, आप बताइए, आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलना चाहेंगे कि सरकारी? अलग बात है कि प्राइवेट अभी आप लोग का खोलबे नहीं करेगा। हाँ, सुविधा के मामले में प्राइवेट सही रहता। सरकारी कर्मचारी लोग में बहुत सारे अच्छे भी हैं और कुछ बिना मतलब वाले रूड भी हैं, बहुत रूड है। एक तो अपने जितने विद्यार्थी सेलेक्ट होके गए हैं सब इन लोग को समझा समझा के आते, किसी के अंडर में भी तो नहीं रहता है सर, उलझ जाता, कर रहे सर हमारे सीनियर चमका रहे थे हमको, यही चमका दिया उनको। ये रिश्वत उश्वत लेता नहीं है, और सीनियर चाह रहे थे लोग यहाँ पे तो मत चमकाइए यहाँ पे, तो हमको सब पता है। और हम भी सबको समझा देते हैं ना, जब रिजल्ट आता है सबको समझा देते हैं कि देखो तुम्हारा सीनियर एक ही हर्फ पे तुम्हारे पे हावी होगा, अगर तुम रिश्वत लिए हो या कुछ गलत काम किए हो तो उसको पता है। समझा गया? तो कहा कि सर लेबे नहीं किया, जानिए क्या कर लेगा, हमको पता है वो कर। हाँ, तो एक तो जहां भी गया है सब ना, सब जगह अजब अलग हो गया है सब, उसको सब कहते समाज सुधारक बनल है हर जगह में ऐसे। तो देखिए यहां पे 3 बंदरगाह याद रखिएगा, पीपाओ, मुंद्रा, दहेज। पीपाओ, मुंद्रा, दहेज, पीपाओ, मुंद्रा, दहेज, पीपाओ, मुंद्रा, दहेज। पीपाओ रिलायंस के पास है, मुंद्रा अडानी के पास है, दहेज सरकार के पास है। अरे वो शादी ब्याह वाला दहेज नहीं, शादी ब्याह वाला दहेज नहीं, शादी ब्याह वाला दहेज तो ये लोग अभी एक जगह कहीं ब्याह हुआ है ना, तो कोई दूल्हा गाड़ी का डिमांड किया था, तो गाड़ी उसे 4 व्हीलर दिया जा रहा था, लेकिन वहां आके वो उसे हैवी 4 व्हीलर का डिमांड कर दिया। बस दुल्हन सब क्या किए, सब दुल्हन के घर वाले ना शादी तोड़े, दूल्हा को बंधक बना दिए, बारात में जितना गाड़ी आई थी सब गाड़ी बंधक बना लिए, और दुल्हन ने कहा कि जितना खर्चा आया है इन लोग का, तो 17 लाख का बिल बना के दे दिया सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ठीक ही है। तुम लोग खाली दहेज में खराब लगता है, भाभी का दहेज बढ़िया लगता है। आप अगर समाज को खूब अच्छा से देखिएगा तो महिला को सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं से होगी। समझ में आ गया? एक किसी महिला को सपोज कीजिए कि देखिए किसी को बाल बच्चा नहीं हुआ, तो ये एक उसके लिए एक सामाजिक रूप से उसके लिए भी अच्छा नहीं है। हर इंसान को एक परिवार पूर्ण हो जाता है तो उसके लिए अच्छा होता है, लेकिन एक बीमारी भी हो जाती है किसी में, वहां पे कोई पुरुष उसको ताना मारने नहीं जाएगा, झगड़ा में महिला में रहे। यही से तो भगवान कुछ नहीं खंदे ले, ऐसा लगे जैसे भगवान उनको सिकंदर दे दिया है अशोक। अरे एक होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ है तो समझ में आया यहाँ पे, अरे बकलोल तकलोल में ताना मारेंगे लोग यहाँ पे। आप लोग महिला लोग क्या बोलेगी, किसी लड़की को अगर उसकी भाभी दहेज में लेके आ जाएगी तो 10 जगह सहेली में बढ़ के, जानते हो मेरी भाभी को दहेज में इतना मिला है ना जिसका कोई, ये भी डर गया। अरे नहीं जी बैटरी तो आई है, तब का ले चेंज कर दो, डर गया था ये भाभी की बोले तो, बैटरी आई है, बंद हो गया था यार नाम सुनते। डर के बंद हो गया था, बिना बैटरी था बंद हो गया था बेचारा, डर के मारे यहाँ पे।
अरे नहीं जी, दहेज वगैरह सब चीज अपना अपना बोल जाता है, लेकिन किसी पे अतराना नहीं चाहिए। हम हमारे एक आदमी थे, मतलब वो जब अपने बेटा की शादी किए ना, तो बुजुर्ग है, तो जो अपने बेटा की शादी कर रहा है उनका एज तो आप समझते होंगे, तो हमारा ज्यादातर दोस्ती बूढ़े लोगों से है, सच बताते हैं। एजेड लोग 50-55 वाले, उन लोग से मेंटेलिटी हमारा मैच करता है। हाई जो नया है सो ये पहनने ओढ़ने में बिजी है, ये वाला मॉडल कैसा लग रहा है, अरे यार कौन मॉडल कैसे लग, अभी तुम रहो इसमें। तो वो इंसान जब अपनी बेटा का शादी किए, तो जब वापस जब सामान आ रहा था ना, तो इन्होंने कोई दहेज वगैरह नहीं लिए थे, और कुछ सामान खरीद के दुकानदार को पहले से रखे थे, और जब बहू उतरी ना, तो पीछे से सामान भी आया यहाँ पर, जबकि वो वहीं से खरीदे थे, इन्होंने ही पैसा दिया था, ताकि समाज को दिख सके कि उनकी बहू भी कुछ लेके आई है। अब सोचिए समाज में क्या चीज हो गया है, दहेज बड़ी। तो ये बंदरगाह दहेज वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां दहेज का सामान उतरता है। हाँ, रसायन का व्यापार होता है। दहेज भी तो एगो रसायन से ज्यादा खतरनाक है। हाँ, नौकरी होने पे हम दहेज नहीं लेंगे। ये गधा नौकरी होगा तो और लेगा दहेज। हाँ, अरे आप लोग को सरकारी नौकरी वाला लड़का काहे चाहिए? जब पता है कि सरकारी नौकरी वाला दहेज लेगा, पता है कि मधुमक्खी डंक मारेगा, तो छत्ता में हाथ डालने का क्या जरूरत है? कम मांगता है। गवर्नमेंट जॉब, जो बेरोजगार है वो क्यों मांगता है? गवर्नमेंट जॉब वालों का डिमांड बढ़ा दिए हैं लोग, अमीर लोग अपनी अपनी बेटी को ब्याह किए हैं, दहेज दिए हैं, तो उसी को देखा देखी नीचे भी उसका असर पड़ा है यहाँ पे। तो आप लोग को भी क्या चाहिए? सरकारी नौकरी वाला चाहिए। हाँ, 10 बीघा खेत चाहिए। आप लोग से नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो पढ़ लिख के सेटल रहिएगा, कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंट में रहिएगा, लेकिन एक समाज में एक बड़ा हिस्सा होता है ना जिसको इस सब पे असर पड़ता है। बाकी लड़का सब में भी क्या होता है कि जब ऑफर आता है दहेज का, तो कहता हम मांग थोड़े रहे हैं, मिल रहा है। कोई तुमको जूता देगा, कहेगा मांग थोड़ा ले लोगे? मतलब अगर कोई कहे कि हम जूता देना चाहते हैं आपको, तो क्या कहिएगा? मांग थोड़े, मन है तो 2 जूता दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दहेज बंदरगाह में रसायनों का व्यापार होता है। जितने खतरनाक रसायन होते हैं उन सबको कहां लाया जाता है? दहेज बंद। देखिए, जहां रसायन वगैरह खतरनाक चीज आते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनाया जाता है। थोड़ा दूर दूर जहाजें होती हैं कि नहीं कि एगो में लहका तो दूसर को में लहक गया, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट आता है, ये सब विस्फोटक होते हैं सब। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विस्फोट कर जाएगा, धमाक से बंदरगाह उड़ जाएगा। एक जहाज था, रूस से जा रहा था, तो वो जहाज बेरूत बंदरगाह पे रुका, तो वहां के अधिकारियों ने ना, लेबनान के अधिकारियों ने ना चेक करने के लिए कहा कि इसका पेपर है कि नहीं है। तो देखा कि इसका कुछ पेपर पर गड़बड़ था, तो कहा कंपनी वाले से कि पेपर लाओ। तो कंपनी घाटा में थी, कंपनी बंद हो गई। 2 साल से बंदरगाह वहीं रखा था, उसमें रसायन भरा हुआ था। उन लोगों ने रसायन को गोदाम में रख दिया और 2020 में विस्फोट कर गया, बंदरगाह उड़ गया। पूरा बंदरगाह उड़ गया। अब नया सिरा से बनाना पड़ रहा है, भारी पड़ गया उन लोग को। और लेबनान की अर्थव्यवस्था चौपट थी, उसकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा उसी बंदरगाह से आ रहा था। अब वही क्या हो गया? चौपट हो गया, बहुत खतरनाक हो गया। 2020 में क्या हो गया था? ब्लास्ट कर गया था। तो दहेज बंदरगाह किस लिए? सर्वाधिक माल ढुलाई अभी किस साल हुआ है? मुंद्रा में। ये पीपाओ बंदरगाह देख रहे हैं, गुजरात कितना डेवलप है। देखिए, बंदरगाह से फायदा तो होता ही है, लेकिन अब जिसके यहाँ समुद्र नहीं है वो रो के क्या करेगा? अब रो के क्या कीजिएगा? आप जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, आप उसी पे काम चलाना पड़ेगा ना आपको। अब जैसे बिहार में अगर हम लोग रोए बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह नहीं है, तो क्या होने वाला है? वहां पे कुछ होने वाला है? अब मान के चलिए कोई गोरा लड़का है, कहे कि हम करिया इतना अच्छा नहीं है, करिया इतना अच्छा नहीं है, तो क्या
कब वो करिया हो पाएगा? नहीं होगा। यहाँ पे कितना पछता है, हम भी करिया रहते तो कितना अच्छा लगते हैं, हम भी करिया रहते तो होगा। करिया की बातें अलग है। चलिए, सुन के अटपटा लगा ना, ये गोरे लोगों ने अपना ट्रेडमार्क रखा है कि वो अच्छा है, नहीं समझे? तो गोरा आदमी को रोले कोई फायदा होगा? अब वो करिया हो पाएगा? नहीं हो सकता है। हाँ, क्षणिक समय के लिए ना, तो फिर भगवान की दिव्य दृष्टि उस पर आएगी। ज्यादातर भगवान लोग को देखिए सांवले कलर के होते थे, है कि नहीं? किसी को भी देखिएगा, कृष्ण भगवान तो ज्यादा ही सांवले थे, तो वो लोग दिव्य दृष्टि आती है। अब गोरा आदमी पछताएगा, क्या हमारे पे भी दिव्य दृष्टि आए? आएगा दिव्य दृष्टि? कहियो नहीं आएगा। उसी तरह बिहार में बंदरगाह कहियो आ पाएगा? तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहां पे एक और है धमरा बंदरगाह। धमरा बंदरगाह उड़ीसा। ये 4 ऐसे छोटे बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाहों को टक्कर देते हैं। किसे देते हैं? बड़े बंदरगाहों को टक्कर। जूही कुमारी करिए, ठीक है हम लोग काला नहीं है तो। हाँ, लड़का सबको गोरा होने पे पछतावा होता है। झूठ बोल रहा है। अच्छा बताओ, काला लड़का को ज्यादा सहूलियत है या गोरा? हम है ना। हाँ, हम काला लड़का को ज्यादा नहीं, दिव्य दृष्टि भगवान की रहती है उनके ऊपर। जब कृष्ण जी ही सामले थे। आगे बढ़े। छोटा बंदरगाह हो गया, याद रहेगा? बताइए तो, जल्दी बताएंगे आप लोग। रसायनों का व्यापार, रसायन का व्यापार, छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक व्यापार मुंदर। हाँ, क्या बोलता है? एक तो पिपाओ नहीं बोला, पिपाला बोला। बकलोला कहीं का पिपाला बोलता है। इसके दिमाग में काला काला घूम रहा होगा, नहीं समझे? आगे बढ़ते। एक तो सीबीएसई वाला भी बेचारा सब अपने को अलग समझता है, सब सोचता है खामखा हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़े। हाँ, बीपीएससी में जिसका सिलेक्शन हो गया वो कह रहा है कि सर एक बात बताए। हम कहा बोलो, हम भी सीबीएसई बोर्ड से थे। उनके कहते ऐसा दब के क्या बोल रहे हो? कहा नहीं सर, आप मजाक बना देते हैं। छोटे बंदरगाह हो गया, भर लिए। सादा नक्शा में नंबरिंग बस कर लेना है, छोटे बंदरगाह या बड़े बंदरगाह। बड़े बंदरगाह का अलग कलर से कर लीजिएगा और छोटे बंदरगाह की नंबरिंग अलग कलर से कर लेंगे लोग, हो जाएगा। बड़े बंदरगाह की नंबरिंग अलग रंग से और छोटे बंदरगाह का अलग कलर से कर लेंगे, हो जाएगा। इसके बाद क्या है? जलयान निर्माण केंद्र। ये जरूरी है बाबू, समझो ध्यान से। भारत का सबसे बड़ा जलयान पानी वाला जहाज बनाने वाला कारखाना है कोची शिपयार्ड। कहां है? कोची शिपयार्ड। सबसे बड़ा जलयान केंद्र कोची शिपयार्ड। कौन सा है? एक विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्टनम में। कलकत्ता में गार्डन रिच शिपयार्ड, कलकत्ता में गार्डन रिच शिपयार्ड। और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। कोची शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड कोची में, कोची शिपयार्ड कोची में। और मुंबई में है मझगांव डकयार्ड, मझगांव डकयार्ड, मझगांव डकयार्ड, मझगांव डकयार्ड मुंबई, मझगांव डकयार्ड, मझगांव डकयार्ड मुंबई। पनडुब्बियां बनती है कहां पे? मझगांव डकयार्ड। पनडुब्बी वगैरह के बारे में बहुत बताए होंगे आप लोग को, यूट्यूब वगैरह पे तो बताए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए। मझगांव डकयार्ड, मझगांव डकयार्ड मुंबई में, मझगांव डकयार्ड मुंबई। हाँ, बंदरगाह पानी वाला बन कह नहीं सकता। पानी वाले जहाजिया तो चल भी नहीं करता बंदरगाह का। पानी पहले जहाज तो बनाइए, बस चलती है तो उसके बाद ना बस स्टॉप बनाया जाता है। जब 2-4 को बस चलने लगे, देखा जाता है कि नहीं यहाँ आवागमन बढ़ गया तो बस स्टैंड बना दिया जाता है।
पटना नगर निगम बस स्टैंड बनाई थी। अरे उस सारे बस स्टैंड पे भी कुकुर सुतता है सब, कोई नहीं चलता। पता नहीं क्या असेसमेंट करती है नगर निगम, समझे में नहीं आता। बस स्टैंड बनाए गए यहाँ लोग हाथ रोक के बस, ट्रेन बस चले तो ट्रेन रोकवा दे। मजगांव डकयार्ड मुंबई। हाँ आप बाबू देवता बताइए। लाल मोहन बताइए। कोची शिपयार्ड सबसे बड़ा शिपयार्ड है। पानी वाली जहाज का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची शिप। बड़ी जहाजें कहां बनती है? कोची। हिंदुस्तान शिपयार्ड, गार्डन शिपयार्ड। नौसेना की छोटी जहाजें गार्डन शिपयार्ड, नौसेना की पनडुब्बी मजगांव डकयार्ड, बड़ी जहाजें कोची शिपयार्ड। विशाखापट्टनम में निर्माण भी होता है, मरम्मत भी होता है। निर्माण भी होता है और मरम्मत भी। बड़ी बड़ी जहाजें उतरती हैं सब यहाँ पे। कोची शिपयार्ड में तो बहुत बड़ी विमान वाहक पोत बन जाता है। पानी वाली जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, पानी वाली जहाज बना देगा और इसके ऊपर क्या बना देगा? एयरपोर्ट बना देगा। इसी पे लड़ाकू जहाजें उतरेंगी, उड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि लड़ाकू जहाजों में उतने ज्यादा फ्यूल नहीं न रहता है, तो पानी वाली जहाज पे ला देगा और लेके चल जाएगा जहां मारना है, चाइना उना, वहां पे उसी 200-400 किलोमीटर दूर खड़ा कर देगा और फिर वहां से उड़ान भरेगा। तो नौसेना मजबूत रहेगी तो दूसरे देशों पे कब्जा करना आसान हो जाता है। तो ये छोटे जहाजों को देख लिया, तो आपको समुद्री तट पढ़ा दिए थे, बड़े बंदरगाह बता दिए, छोटा बंदरगाह बता दिए और जहाज निर्माण केंद्र बता दिए ना। बताइए तो पनडुब्बियां कहां बनेगी? हाँ, मजगांव डकयार्ड पनडुब्बी, युद्धक जहाज गार्डन शिपयार्ड, और बड़ी जहाज सबसे बड़ा कोची शिपयार्ड। सबसे बड़ा कौन है? कोची शिपयार्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? प्रयागराज में कब आएंगे? सरस्वती पूजा के समय प्रयागराज में आएंगे। समझ में आ गया? प्रयागराज में कहां पर है? तो सिविल लाइन प्रयागराज में, और 2 ब्रांचेस प्रयागराज में, एक सिविल लाइन में है और यूपीपीसीएस का जो ऑफिस है उसके सामने है। वो जैसे बीपीएससी के सामने हो गया ना, वैसे यूपीपीसीएस का ऑफिस यूपीपीसीएस के जस्ट सामने है एक। तो क्लास होगा सिविल लाइन, प्री होगा सिविल लाइन, मेंस होगा सिविल लाइन, इंटरव्यू के लिए हो जाएगा बस यूपीपीसीएस के ऑफिस के सामने। कि देखो इंटरव्यू दो, सड़क हेलो वहां दो, सामने दो, और उसका सिलेक्शन होके चल जाओ यहाँ पे। और राजस्थान में जयपुर में, तो जयपुर वाले लोग के लिए अपना एरिया है जयपुर, वहां भी हो गया। हाँ, कोटा में नीट वाले लोग में देखिए अब ऑफर आना चालू हो जाएगा नीट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नीट के लिए मेनली है कि पटना में ज्यादा फीस वगैरह ना हो। हाँ, कानपुर में भी काकादेव, गीता नगर, नमक फैक्ट्री, उसी एरिया में ज्यादा है सब वहां पे। लखनऊ, कानपुर, अभी मेनली पहले बिहार को पहले देख लें यहाँ पर। अभी नीट वाले लोग के लिए बिहार में देखते हैं। बाजार समिति से अच्छा रहेगा कोल्ड स्टोर, है कि नहीं? यहाँ पे वहाँ बाजार समिति, एक दुकान सिस्टम MWA पे TTS, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, एक दिन क्लास होता है, एक दिन दूसरा। जैसे आज फिजिक्स होगा ना तो कल केमिस्ट्री होगा, अब फिर फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा। उतनी पिकअप पकड़ा है तो ब्रेक मार दिया। उन लोग का अलग सिस्टम होता है। समझ गया? ये बीमार पड़ गई, ये कमजोर। देखो जी चल जाएगी कि नहीं? उधर से चल जाए बमने, भेजिए इसको, गिर उड़ मत जाइए। खानो पीनो नहीं खाते सब, पता नहीं कौन सी करेगी से। हाँ, मैगी। तुम लोग एक ग्रुप बनाओ, तुम हो उधर उगे बमनी है, एगो दे, ऐसे 8-10 तो मजबूत लड़की ग्रुप बनाओ और वो ट्रेनिंग दो बाकी को कैसे खाना खाया जाता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले खाने पे टारगेट किया जाए।
स्टेप नंबर 2, अपने आप को मोटिवेट किया जाए कि किसको खत्म कर देना। स्टेप नंबर 3, तो आप लोग ना इसका एक ग्रुप बनाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, मोटा आदमी कम खाता है, सही है। अरे देखो, ये बात हकीकत है। हम लोग ना मतलब लॉकडाउन से पहले आप मेरा शुरुआत की कुछ वीडियोस देखेंगे ना, बहुत दुबले थे हम, बहुत। उस समय हम बहुत खाते थे और अभी हम उतना नहीं खाते, फिर भी पता नहीं क्यों मोटा जाते हैं। एक बार आदमी मोटा जाता है ना मोटा होते जाता है वो आदमी, बहुत संभालना पड़ता है इसके लिए। चलिए, बंदरगाह समझ में आ गया। इसके बाद कौन टॉपिक है? राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, कल पढ़ाएंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बाद नदी हो